आज की वीडियो में कवर करेंगे यूपीएससी मेंस और जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी भारतीय समाज के लेक्चर नंबर ये 3rd है। तो कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव देखेंगे लोग। तो मुक्त व निष्पक्ष कृषि व्यापार प्रोत्साहन और वाणिज्यिक फसलों को बढ़ावा और मशीनीकरण व तकनीकी उच्च उत्पादकता और कृषि के साथ सहायक क्षेत्रों का विकास, तो जैसे मुर्गी पालन और मत्स्य पालन आदि, और जैविक कृषि जीबीएफ जैसी विधियों को बढ़ावा और जीएम फसलों का विकास, कृषि में महिला भागीदारी बढ़ी है या बढ़ावा मिला है। तो ड्रिप सिंचाई जैसी आधुनिक तकनीक और खाद बीज आदि का उचित उपयोग और वैश्वीकरण और पर्यावरण देखेंगे लोग। तो उत्पादों की खपत अधिक और पारिस्थितिकी चक्र प्रभावित उपभोग, उत्पादन वृद्धि और पर्यावरण पर दबाव और कच्चे माल व खाद्य पदार्थों के परिवहन में वृद्धि और ईंधन खपत अधिक और पर्यावरण प्रदूषण और ग्रीन हाउस प्रभाव में ओजोन क्षरण, औद्योगिक अपशिष्ट और जल प्रदूषण व जैव विविधता को खतरा, इसे और नदियों, ग्लेशियरों, आर्द्र भूमि आदि को नुकसान। तो उत्पादों की खपत अधिक और पारिस्थितिकी चक्र प्रभावित, उत्पादों की खपत अधिक होगी तो पारिस्थितिक चक्र प्रभावित होगी और उपभोग उत्पादन वृद्धि से पर्यावरण पर दबाव बढ़ेगा और कच्चे माल व खाद्य पदार्थों के परिवहन में वृद्धि से ईंधन खपत अधिक होगी और इससे पर्यावरण प्रदूषण होगा और ग्रीन हाउस प्रभाव में ओजोन क्षरण और औद्योगिक अपशिष्ट से जल प्रदूषण व जैव विविधता को खतरा और नदियों, ग्लेशियरों, आर्द्र भूमियों आदि को नुकसान होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है क्षेत्रवाद, रीजनलिज्म। तो क्या आप सहमत हैं कि भारत में क्षेत्रीयता बढ़ती हुई सांस्कृतिक मुखरता का परिणाम प्रतीत होती है? तो तर्क कीजिए। तो यूपीएससी 2020 के मेंस के क्वेश्चन है। और प्रादेशिकता का क्या आधार है? क्या ऐसा प्रादेशिक स्तर पर विकास के लाभों के असमान वितरण से हुआ जिसने कि अंततः प्रादेशिकता को बढ़ावा दिया? अपने उत्तर को पुष्टि कीजिए। तो यह 2016 का क्वेश्चन है। तो क्षेत्रवाद के परिभाषा देखेंगे तो भारत में क्षेत्रवाद भारत की भाषाओं, संस्कृतियों, जनजातियों और धर्मों की विविधता के कारण पाया जाता है। इससे विशेष क्षेत्रों में पहचान चिन्हों के भौगोलिक संकेंद्रण के कारण भी प्रोत्साहन मिलता है और क्षेत्रीय वंचन का भाव अग्नि में घी डालने का समान ही का काम करता है। और क्षेत्र या प्रदेश ऐसी समरूपी विशेषता वाला इलाका होता है जहां अन्य निकटवर्ती पड़ोसी क्षेत्रों से सांस्कृतिक व भौगोलिक भिन्नता होती है। और क्षेत्रवाद का विकास जाति, धर्म, भाषा, वर्ग से होता है जब ये सभी कारक भौगोलिक रूप से एक क्षेत्र में संकेंद्रित हो जाते हैं तथा इस क्षेत्र विशेष को लेकर लोगों की भावना एक हो जाती है, अर्थात राष्ट्र राज्यों के स्थान पर क्षेत्र विशेष की निष्ठा देने की वरीयता क्षेत्रवाद कहलाती है। तो ये क्षेत्रवाद के बारे में टॉपिक है। और क्षेत्रवाद की विशेषताएं में देखेंगे लोग। तो क्षेत्रवाद सबसे पहले मनोवैज्ञानिक परिघटना है। जैसे भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान देखा गया कि भारत पाकिस्तान का जो विभाजन था वो भौगोलिक रूप से नहीं, जो भी राजनेता थे वो अपने स्वार्थ के लिए आम जनता के मन में ये बात डाल दी कि उनका एक अलग राज्य का निर्माण होगा तभी उनका सही से विकास होगा। और दूसरा है सामूहिक पहचान की अभिव्यक्ति। जैसे कई राज्यों में देखते हैं लोग। तो अगर झारखंड और छत्तीसगढ़ की बात करें तो झारखंड या छत्तीसगढ़ के राज्य के निर्माण हुआ तो वहाँ पे ये देखने को मिला था कि जनजातीय संस्कृति, जितने भी जनजातीय लोग थे वो चाहते थे कि एक पहचान बने और उनका संस्कृति को आगे बढ़ाने का मौका मिले और साथ में विकास भी इसमें शामिल। फिर झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों का निर्माण हुआ। और तीसरा विशेषताएं हैं क्षेत्रवाद के क्षेत्रीय हितों को वरीयता। तो कई बार देखा गया है कि भारत में जो नदी जल विवाद होते हैं राज्यों के बीच में, वहाँ पे क्षेत्रीय हितों को वरीयता दी जाती है। और चौथा है विकास का अभाव, असमानता। विकास के अभाव या असमानता भी देखने को मिलता है। तो कई ऐसे रीजन है जिससे विकास नहीं पहुंच पाया और वहाँ पे संसाधन होते हुए भी वहाँ पे विकास नहीं हो पाया और वहाँ पे संसाधन होते हुए भी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं हो पाया और स्वास्थ्य या शिक्षा के अच्छी पहुँच नहीं हो पाई। तो ये सब क्षेत्रवाद को बढ़ावा देता है।
और क्षेत्रवाद के प्रकार में देखेंगे तो पहला पॉइंट है राज्य की स्वायत्तता की मांग। तो ये विशेषकर ये नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व के अंदर देखने को मिलता है। एग्जाम्पल देखेंगे तो मिजो नेशनल फ्रंट और नागालैंड सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस, ये कहीं ना कहीं अलग राज्यों की मांग कर रहे हैं। और दूसरा है सुपरा स्टेट क्षेत्रवाद। इसका मतलब होता है कुछ राज्यों की सामूहिक पहचान व मांग होती है, जैसे पूर्वोत्तर राज्यों का समूहीकरण। और तीसरा है अंतर्जातीय क्षेत्रवाद। तो इसमें क्या देखने को मिलता है, तो राज्यों के बीच में क्या होता है कि राज्यों के बीच में ऐसे विवाद या क्षेत्रवाद की समस्या देखने को मिलती है, जिसमें जल विवाद, नदी विवाद, सीमा विवाद, ये सब आते हैं। और चौथा है अंतर्राज्यीय क्षेत्रीय राजनीति या उप क्षेत्रवाद। तो इसका मतलब होता है भारतीय संघ के किसी राज्य के भीतर क्षेत्रवाद। जैसे विदर्भ है महाराष्ट्र में, यहाँ पे अच्छे से डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाया। और पांचवा है निर्जातीय पहचान, जहाँ पर ये होता है कि भूमि, जैसे महाराष्ट्र या मुंबई में देखा होगा कि वहाँ पे शिवसेना का गठन इस कारण हुआ कि वो ज्यादा, या शिवसेना का हमेशा नारा भी रहता है कि महाराष्ट्र के लोगों के लिए, मराठी लोगों के लिए या मराठी मनुष्य के लिए वो काफी ज्यादा काम करते हैं। इसके अलावा क्षेत्रवाद के आधार क्या होता है, तो भौगोलिक, इसमें कई सारे कारक देखने को मिलेंगे। तो एक है भौगोलिक, तो भूगोल, नदियां, पहाड़, पर्वत आदि सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देती हैं और ये सांस्कृतिक मुखरता क्षेत्रवाद का आधार बन सकती है। और भूगोल संसाधनों के वितरण को सुनिश्चित करता है और संसाधन असमानता और क्षेत्रवाद को जन्म देती है। और ऐतिहासिक व सामाजिक आधार देखेंगे लोग, तो यदि हम देखें क्षेत्रवाद का ऐतिहासिक व सामाजिक आधार, तो इतिहास में देखेंगे तो सांस्कृतिक विरासत, लोकगीत, प्रतीकों के माध्यम से क्षेत्रवाद के विकास में सहायक है। उदाहरण के लिए द्रविड़ नाडु की मांग। और भाषा देखेंगे लोग, तो भाषाई आधार पर कई राज्यों का गठन हमने देखी है। तो भारत में कई राज्यों का गठन भाषाई आधार पर, जैसे बॉम्बे हो गया और पंजाब, असम। और जाति व धर्म क्षेत्रीय प्रवृत्ति को जन्म दे सकते हैं। और आर्थिक आधार देखेंगे तो क्षेत्रीय असंतुलन व व्यापक आर्थिक असमानताएं, उदाहरण के लिए उत्तराखंड, झारखंड राज्य का निर्माण। और भारत क्षेत्रीय विषमताओं की निरंतरता के कारण देखेंगे तो इसमें कुछ पॉइंट देखेंगे लोग, तो जनसंख्या की तुलना में निम्न आर्थिक संवृद्धि दर और राज्यों के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक संगठन और पिछड़े राज्यों में आधारभूत संरचना कमजोर। और शिक्षा, स्वास्थ्य व स्वच्छता पर राज्यों द्वारा कम व्यय और राजनीतिक व प्रशासनिक विफलता। और क्षेत्रवाद के प्रभाव देखेंगे तो इसके दो पक्ष में बांट कर देखेंगे तो पहला है सकारात्मक पॉजिटिव, दूसरा है निगेटिव नकारात्मक। तो सबसे पहले पॉजिटिव देखेंगे लोग, तो क्षेत्रीय हितों की संरक्षण व एकता की भावना। और दूसरा पॉइंट है पहचान के संकट से सुरक्षा। और तीसरा पॉइंट है क्षेत्रीय सकारात्मक प्रतिस्पर्धा। और नेगेटिव पक्ष देखेंगे तो ये पहला पॉइंट है राष्ट्रीय अखंडता को प्रतिकूल और क्षेत्रीय संकीर्णता को बढ़ावा और वोट बैंक की राजनीति और असंतुलित विकास। तो ये क्षेत्रवाद के प्रभाव में के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष है। तो ये सकारात्मक पक्ष में के कुछ पॉइंट है, तो राष्ट्रीय हितों का संरक्षण से विविधता को बढ़ावा मिलता है और नए राज्यों का निर्माण और राज्य की स्वायत्तता, लोक विकास में सहायक और सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण। और निगेटिव पक्ष में देखें तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, और यानी बाहरी ताकतों इन मौकों का फायदा उठा सकती है और हिंसा में वृद्धि व कानून व्यवस्था में व्यवधान। और समाधान, क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति को कम करने के उपाय कौन कौन से हैं, तो सतत व समावेशी विकास, सांस्कृतिक विविधता का सम्मान व संरक्षण और आधारभूत ढांचे का विकास और क्षेत्रीय विषमता को कम करना। और शिक्षा, स्वास्थ्य व स्वच्छता पर राज्यों द्वारा व्यय में वृद्धि और संवेदनशील प्रशासन और विभाजनकारी राजनीति को कम करने का प्रयास। तो ये समाधान क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति को कम करने का उपाय। नेक्स्ट टॉपिक है संप्रदायवाद, कम्युनलिज्म। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 2017 में ये आया हुआ है। तो स्वतंत्र भारत में धार्मिकता किस प्रकार सांप्रदायिकता में रूपांतरित हो गई है, इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए धार्मिक एवं सांप्रदायिकता के मत विभेदन कीजिए। 2017 के क्वेश्चन है ये। और दूसरा क्वेश्चन, सांप्रदायिकता या तो शक्ति संघर्ष के कारण उभर कर आती है या अपेक्षित वंचन के कारण उभरती है, उपयुक्त उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए तर्क दीजिए। तो ये 2018 के क्वेश्चन है।
तो संप्रदायवादी या संप्रदायवाद, तो इसके क्या है, तो धार्मिक पहचान पर आधारित आक्रामक उग्रवाद अर्थात सांप्रदायिकता एक आक्रामक राजनीतिक विचारधारा है जो धर्म से जुड़ी हुई है। और संप्रदायवादी धर्म पर आधारित एक राजनीतिक पहचान में अवश्य विश्वास रखते हैं तथा संप्रदायवादी आक्रामक राजनीतिक पहचान बनाते हैं और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की निंदा करने या उस पर आक्रमण करने को तैयार रहते हैं जो उनकी पहचान के साझेदार नहीं होते। सांप्रदायिकता रूढ़िवादिता व असहिष्णुता पर बहुआयामी प्रक्रिया है और अन्य धर्मों के प्रति घृणा व दंगों का प्रसार भी देखने को मिलता है। और तीसरा पॉइंट है चरमपंथी कार्यनीति, बीच में देखने को मिलता है कि अपने हितों के प्रसार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो भारत में सांप्रदायिकता के कारक, तो इसे देखेंगे भारत के दृष्टिकोण से, तो पहला है कारक में ऐतिहासिक, दूसरा है राजनीतिक, तीसरा है आर्थिक और चौथा है सामाजिक और पांचवा है अन्य। इतिहास में जाए तो आपने देखा होगा पाठ्य पुस्तक में उसमें भी ऐसा लिखा गया है किसी धर्म के राजा ने अपने प्रजा के साथ कैसा व्यवहार किया। और अंग्रेजों के काल की बात करें तो उपनिवेश काल में एक रणनीति अपनी बनाई थी कि एक धर्म को दूसरे धर्म के साथ कैसे भड़काया। दोनों ने ऐसे रिसर्च किए और एक धर्म को उन्होंने विशेषकर लाभ ज्यादा दिए, जैसे शिक्षा रोजगार में उनको फायदा पहुंचा, तो दूसरा वर्ग या धर्म में कम टराकने लगा या कहीं ना कहीं संकट दिखने लगे। तो उनसे भी कहीं ना कहीं हमें इतिहास में या सांप्रदायिकता देखने को मिलती है। और इसके अलावा भी भारत के विभाजन के समय भी ऐसा देखने को मिला था। तो ऐतिहासिक कारकों में आप लोग दो ही एग्जाम्पल दे सकते हैं, ये दो एग्जाम्पल काफ़ी है। और दूसरा है राजनीतिक में देखेंगे लोग तो धर्म आधारित राजनीति और पहचान की राजनीति, चुनाव, सांप्रदायिक भाषण और मंदिर मस्जिद राजनीति, बाबरी मस्जिद विध्वंस। तो राजनीति में देखेंगे लोग तो धर्म आधारित राजनीति और पहचान की राजनीति, चुनाव, सांप्रदायिक भाषण देके और मंदिर मस्जिद राजनीति, बाबरी मस्जिद विध्वंस किया गया था। तो ये सारे एग्जाम्पल्स राजनीतिक में देखने को मिलते हैं। आर्थिक में देखेंगे लोग तो संसाधनों का असमान वितरण, गरीबी अमीरी गैप और विभिन्न धार्मिक समूहों की आर्थिक स्थिति है उसको भी इसमें प्रभावित करती है इन सब चीज़ों को। और सामाजिक में देखेंगे तो गरीबी, पिछड़ापन और बेरोजगारी। और 2006 समिति की रिपोर्ट आई थी, तो सामाजिक में भी गरीबी, पिछड़ापन, बेरोजगारी आएगी। इसके अलावा 2006 में सच्चर समिति रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट में कई सारे डाटा जारी किए गए थे। इनके आधार पर भी कई राजनीतिक दल बनाते हैं और सांप्रदायिकता को प्रसार करते हैं। और अन्य में देखेंगे लोग तो भारत में सांप्रदायिकता के अन्य कारक में देखेंगे लोग तो विदेशी ताकतों द्वारा सांप्रदायिकता प्रसार जैसे आईएस है, और विदेशी जैसे आईएस है, उसने भारत में कई युवाओं को कट्टरपंथी के रास्ते पर सोशल मीडिया के माध्यम से ले जाया गया, देखा गया ऐसे एग्जाम्पल। इसके अलावा विदेशी सरकारों व एजेंसियों द्वारा किसी भी राष्ट्र के आंतरिक सुरक्षा है उसको खतरा पहुंचाने के लिए ऐसे कार्य करती है। तो भारत में सांप्रदायिकता के विकास में देखेंगे तो इसे दो भागों में बांट कर देखेंगे। एक है स्वतंत्रता के पूर्व, दूसरा है स्वतंत्रता के पश्चात। तो आपने नरमपंथी चरण को देखा होगा, कांग्रेस के अंदर नरमपंथी चरण चल रहा था। तो 1857 के बाद अंग्रेजों ने शिक्षा, रोजगार आदि में धार्मिक आधार पर भेदभाव, और 1880 के दौरान सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस को हिंदू समर्थक दल बताया। और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। और 1909 में मार्ले मिंटो सुधार, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, वहाँ पे 1909 मार्ले मिंटो सुधार में 19 सांप्रदायिक आरक्षण का शुरुआत होता है। और 1932 में सांप्रदायिक पंचायत आता है अंग्रेजों का। तो ये ऐतिहासिक रूप से, हिस्टोरिकल रूप से एग्जाम्पल्स। और उग्रवादी चरण की बात करें तो अंग्रेजों की सांप्रदायिक रणनीति और पाकिस्तान की मांग और हिंदू महासभा व राष्ट्रीय स्वयं संघ। और स्वतंत्रता के पश्चात देखेंगे तो 1947 तो विभाजन के समय में दंगे देखने को मिले थे। 1984 में सिख विरोधी दंगे, और 1989 में कश्मीरी हिंदू पंडितों के खिलाफ हिंसा, 1992 में बाबरी मस्जिद हिंसा, और 2002 में कोथरा दंगे, और 2013 में मुजफ्फरनगर यूपी में दंगे, और 2019 में नागरिक संशोधन विधेयक एनआरसी से संबंधित मुद्दों पर हिंसा व दंगे देखने को मिले थे। और सांप्रदायिकता की समस्या के समाधान हेतु उपाय, तो अल्प अवधि के उपाय देखेंगे और दीर्घ अवधि के उपाय। तो इसमें अल्पकालीन उपाय और दीर्घकालीन उपाय दो भागों में बांटकर देखेंगे। तो अल्पकालीन उपाय में देखेंगे अल्प अवधि के उपाय, तो धर्म निरपेक्ष संस्कृति को बढ़ावा और सभी धर्मों का सम्मान, और
कट्टरपंथी ताकतों के प्रसार को रोकना, सोशल मीडिया, वैधानिक प्रबंधन और चुनाव में सांप्रदायिक विचारधारा पर रोक, और मीडिया, नागरिक समाज, निर्वाचन आयोग की भूमिका और सांप्रदायिक दंगे के पूर्व रोकथाम उपाय, और अल्पसंख्यकों के प्रति संवेदनशीलता, धार्मिक सामंजस्य व शांति को बढ़ावा, और मीडिया व फिल्मों की भूमिका। और दीर्घकालीन उपाय में देखेंगे तो कठोर कानून निर्माण और त्वरित जांच व न्याय और सुचारू कानून व्यवस्था, मजबूत खुफिया तंत्र और सभी धर्मों का सामाजिक आर्थिक विकास हो, और सतत व समावेशी विकास, और इतिहास संबंधी शिक्षा को गैर सांप्रदायिक बनाना, और समान नागरिक संहिता, अल्पसंख्यकों हेतु शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास। तो ये दीर्घकालिक उपाय है। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।